हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है, भारत छुपा रहा था दुनिया से। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने भारत की सच्चाई बताई है। पीएम मोदी ने मदद की। क्या है यार, समझ नहीं आया। देखो क्या हुआ है, कौन सी सच्चाई बताई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के लोगों से अगर आप इजराइल और ईरान इन दोनों में से किसी एक देश को चुनने को कहेंगे तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे इजराइल का नाम लेंगे। लेकिन भारत सरकार के लिए किसी भी एक देश को चुन पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। सरकार की काफी सारी डिप्लोमेटिक मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से एक बैलेंसिंग अप्रोच लेकर चला जाता है। एंड इजराइल और ईरान के बीच भारत सरकार जो बैलेंस बनाकर चल रही है, दोनों ही देशों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये चीज ईरान की सरकार को काफी अच्छी लग रही है। ईरान के भारत में एम्बेसडर की तरफ से काफी सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैं जिनमें उन्होंने भारत को थैंक्स यानी कि धन्यवाद भी कहा है और भारत से मदद भी मांगी है। ईरान के भारत में एम्बेसडर इराज इलाही ने सबसे पहले तो ब्रिक्स संगठन को लेकर भारत को थैंक्स यानी कि धन्यवाद कहा है। आपको याद होगा पिछले साल ब्रिक्स में 5 नए देशों को जोड़ा गया था जिनमें से एक देश ईरान भी था। ईरान को ब्रिक्स की सदस्यता लेने में काफी सारी परेशानी आ रही थी। हमने भारत ने और वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के कारण काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। ना ही कोई जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, ना ही दुनिया भर में टेररिज्म कर रहा है ईरान, उसमें बाज नहीं आ रहा। के लिए काफी इंपॉर्टेंट था ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करना। भारत क्योंकि ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर था, इसलिए भारत के वोट और समर्थन के बिना ब्रिक्स में ईरान की एंट्री इम्पॉसिबल थी। लेकिन भारत की सरकार ने ईरान को ब्रिक्स संगठन का मेंबर बनाने के लिए पूरी तरह से समर्थन दिया था, जिसकी वजह से ईरान ब्रिक्स में शामिल हो पाया। इसी चीज के लिए ईरान के भारत में एम्बेसडर इराज इलाही ने भारत को थैंक यू बोला है और कहा है कि भारत सरकार के समर्थन के बिना ईरान का ब्रिक्स का मेंबर बनना ये काफी मुश्किल था। लेकिन भारत सरकार ने दोस्ती निभाते हुए ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट डील की होगी। ये दे दो कश्मीर के बारे में बड़ी दोस्ती निभाई है। जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर दोनों देशों के लीडर्स के बीच कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट होना है उसके साइडलाइंस के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हो पाए ताकि ईरान और भारत के संबंधों को और भी बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही ईरान के एम्बेसडर ने इजराइल के साथ ईरान के विवाद के ऊपर भारत सरकार से मदद मांगी है। ईरानियन एम्बेसडर ने कहा कि ईरान तो इजराइल को एक देश के तौर के ऊपर मान्यता ही नहीं देता है, इसलिए ईरान और इजराइल के बीच इस समय कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक्स या फिर मीडिएशन इस समय नहीं चल रही है। ना ईरान और इजराइल की सरकार के बीच कोई मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारत ग्लोबल साउथ में लीडर का रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों को भारत लीड कर रहा है और भारत के इजराइल और ईरान दोनों देशों के साथ काफी अच्छे संबंध है। इसलिए ईरान चाहता है कि भारत की सरकार इजराइल के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इजराइल को ये समझाने की कोशिश करेगी इजराइल डीएस्केलेट करे। अच्छा। ये जो सिचुएशन इस समय मिडिल ईस्ट में चल रही है ये ना इजराइल, ना ईरान और ना ही ग्लोबली बाकी सभी देशों के लिए बेनिफिशियल होगी। इससे नुकसान ही होगा। भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस के बाद ईरान से क्रूड परचेज करना बंद कर दिया था और साल 2019 से पहले भारत ईरान से $10 बिलियन के आसपास का क्रूड ऑयल हर साल परचेज करता था। इसके ऊपर ईरान के एम्बेसडर ने कहा कि भारत हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और दोनों देशों के काफी ऐतिहासिक संबंध है। मैं खुद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ क्लोज टच में हूँ। ईरान पूरी तरह से समझता है कि भारत क्यों नहीं आज की डेट में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। हम इसके ऊपर भारत को इंसिस्ट भी नहीं करते हैं, यानी इसके ऊपर ज्यादा जोर भी नहीं देते हैं क्योंकि हम भारत को पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अभी रिसेंटली भारत के नेवल शिप्स कश्मीर पे जोर देते हैं के लिए आए थे। उससे पहले ईरान के नेवल शिप्स भी मुंबई आकर भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुके हैं। ये दिखाता है कि ईरान और भारत के बीच डिफेंस टाइज भी कितने मजबूत हो रहे हैं और स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत और ईरान आपस में कितने करीब आते जा रहे हैं। ये कहना है ईरान के एम्बेसडर का। इसके अलावा भी ईरान के एम्बेसडर ने काफी बकवास की, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बकवास इसलिए क्योंकि ईरान के एम्बेसडर ने अपनी स्टेटमेंट्स में हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन दिया। वैसे वही ईरान है जिसके सुप्रीम लीडर ने कुछ ही दिन पहले कश्मीर के मुसलमानों को आजाद करवाने की मांग की थी। लेकिन तब भी मोदी सरकार को मजबूरी में ही ईरान के साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है। यार बेसिकली बात ये है, सच्ची बात ये है कि क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें इनसे तेल लेना है, किसी से वेपन्स लेने हैं, इस वजह से जो है हम किसी से बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैं ये बोलना चाहिए जो देश रिलीजन के बेस पे टेररिज्म करता है, क्योंकि इजराइल का रिलीजन इनसे मैच नहीं करता, उसकी वजह से इन्होंने फंड किया है हिजबुल्लाह को, उधर हमास को, यहाँ पे हूतीस को। इतनी सोचो उस साइकी कैसे होगी उस देश की जो अपनी हेट्रेड बिकॉज रिलीजन इतनी फंडिंग कर दे, इतने मिसाइल भेज दे अटैक करने के लिए, बोले तमाशा पूरा क्रिएट करे। ईरान है वो यहाँ बैठा, उससे लेना देना तक नहीं फ़लस्तीनी लोगों से,
फिलिस्तीनियन पीपल इंडिपेंडेंटली उनकी प्रॉब्लम आ रही है, ये इतना सब काम कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हेट्रेड ऑफ रिलीजन, वो देश क्या कर पाएगा? खाली यही नहीं, ये वो देश है जो अपने लोगों को, अपनी औरतों के ऊपर जुल्म कर रहा है। थोड़ा मतलब जो सोचो, बाल दिख गए ऊपर, उसको उनके मार साथ दिया, वो कर मतलब दिया। ये बुरा हाल कर रहा है। ये देश कहाँ क्या कर इसके पाएंगे साथ ये लोग? क्या करेंगे? इनका कोई फ्यूचर नहीं है इन देशों नहीं का। है। वहां पे इनको तो इजराइल इनका यूएई फ्यूचर कोशिश ठीक कर रहा करेगा। है कि मॉडर्नाइज हो, यूएई कोशिश कर रहा है वहाँ उसके पीछे जो है सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है यूएई को देख के, माय गॉड ये आगे निकल रहे हैं, हमें भी आगे निकल रहा है। वहाँ पे कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि आगे बढ़े लाइफ में, और ये लोग जो है पिछड़े बनते जा रहे हैं। सिमिलर जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, सारे एक ही ढपके के होते जा रहे हैं और ठप होंगे। 2 बार अटैक कर चुके हैं इसराइल के। इसराइल जब सब लोग भूल जाएंगे तब अटैक आएगा। नहीं, और मैं तो ये सुन के हैरान हो रही हूँ कि भैया इंडिया मीडिएट करे, कुकर्म करो तुम, नहीं इंडिया तो कुछ और नहीं हम मीडिएट करें तुम्हारे कर्मों के लिए कि भैया इसराइल को बोलें कि तुम भैया मत लड़ो उनके साथ, वापस जवाब मत दो ऐसे देश को। हम किस मुंह से भैया? मैं तो सोच रही हूँ भैया इंडिया क्यों इसराइल फंसे इस लफड़े में? यूएसए की सुन रही रहा, वो किसी और की सुन रहा। वो तो यूएसए की नहीं, जो इतना सपोर्ट कर रहा है, सब करता है, यूएसए की सुनता उसका ही नहीं नहीं सुन रहा, तो भैया हमारे देश इंडिया का कौन सुनने वाला है? जब ये पहले स्टार्ट कर रहे थे कि ईरान का बंदा बोल रहा है, मैंने पहले बोल दिया था सब बकवास है, और लोगों ने कंक्लूड तब किया जब उसने बात की इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। वहां भी बात नहीं ऑर्गेनाइजेशन की ना भी बोलता तो भी बोलता बकवास है, उसका काम था बोलना, बोल रहा है। जब खुमैनी ने लिखा था ये सब कश्मीर के बारे में, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? क्वेश्चन ये है। तुमने इंडिया का रिलीजन के बेस पे क्यों अगर तुम इतने कश्मीर का टेररिज्म बोला? करते रहते हो रिलीजन के बेस पे, तो कौन वो कंट्री बोगस है, खत्म हो गई वो country। एग्जैक्टली नहीं, पर तुमने कश्मीर के टाइम में सपोर्ट क्यों किया? तब तुमको वो मुसलमान, वो रिलीजन ही तुम्हारे दिमाग में आया ना। तो कल को जब अगर इंडिया को तुम्हारे से कुछ चाहिए हो तो तुमने तो कभी हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि अगर रिलीजन उसमें तुमको दिखेगा तो तुमने तो वो इंडिया के सारी against हो जाना है। कंट्रीज जो रिलीजन में डूब रही हैं, दे हैव बिकम यूजलेस। ये तो मैं बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी हमें मजबूरी में इनके साथ बने हुए हैं, पर ये मत सोचो कि ईरान बहुत अच्छा दोस्त हमारा होगा या बना रहेगा। वो सिर्फ जब तक उसको हमसे फायदा हो रहा है कि हम तेल खरीदते हैं या हम इनके साथ करिए। चबार पोर्ट का भी जो किया है उसने, उसमें उसको फायदा हो रहा था, इसलिए उसने किया है। कोई पता नहीं है कि उसके साथ कोई बड़ी डीलें उसने क्यों कि बदले में मुझे ये जो ब्रिक्स में एंट्री की है शायद उसकी वजह से हो, हमें अंदर की बात क्या पता। एक और न्यूज देखी, टाटा को वहां मिल गया था ऑयल, फिर उन्होंने बंद कर दिया, पता लगा टाटा को मिल गया है। तो ऐसा ही है, दे आर नॉट दैट रिलायबल। नहीं, वो तो हो भी नहीं सकते हैं जब तक वहां पे वो सोच रिलीजन वाली है, तब तक नहीं। और बड़ी बात है कि इनके यहाँ से कॉरिडोर निकलेगा सेंट्रल एशिया की मरियल तो कंट्रीज हैं यार। तुमने उज्बेकिस्तान से ट्रेड करना है ठीक है, ना तो बिल्कुल ही मरियल, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान सारी मरियल कंट्रीज हैं, वहां तक क्या एक्सपोर्ट होगा? एक्सपोर्ट करना है मेन को, पूरे वर्ल्ड को जहाँ चीजें चाहिए, टॉप की कंट्रीज में जाके वहां पे अपना दबदबा करना चाहिए इंडिया को। ये छोटी मोटियों के साथ करके क्या हम अपना अगर वाकई हमें कनेक्शन चाहिए तो हमें पीओके वापस लेना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट हमारा कॉन्टेक्ट हो जाए। वहां पे फोकस होना चाहिए ताकि काम ही खत्म, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। पीओके में दिमाग लगाओ, दिमाग वहां पीओके को लिबरेट कराओ, वहां से सीधा तुम्हारा रास्ता अफगानिस्तान का आता है, इनका सीपेक भी खत्म हो ये जाएगा। सब तमाशे करने की जरूरत ही नहीं हमें। फिर ना कोई है कि भैया बाहर के लिए हम ईरान से नहीं पंगे ले सकते, India has to aggressively work to get the POK back. that is the most that will solve बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स। और इंटरनल प्रॉब्लम्स वहाँ पे चिकन नेक की पड़ी हुई है, अभी तो जिराफ नेक उसको भी करो, एक वहां करो और एक बांग्लादेश को वहाँ ठीक करो, चिकन नेक को जिराफ नेक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, उससे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है भारत की सॉल्व हो जाएंगी। और ज्यादा ये जो हमें करना पड़ता है दूसरे देशों के साथ की करने के लिए, ट्रेड की वजह करना है, भेजे कैसे सामान, वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।